जिसकी चर्चा सर्वाधिक है, उसके बारे में बातचीत करेंगे, और वो है फैटी लिवर। हम लोगों के पास, डॉक्टर अनुभा जी का भी अपना अनुभव होगा कि हर तीसरा व्यक्ति जो अल्ट्रासाउंड करा के आता है, उसके चेहरे पे एक परेशानी का भाव होता है, चिंता की लकीरें खींची होती हैं कि साहब ये रिपोर्ट देख लीजिए, इसमें हमको फैटी लिवर निकल आया है। तो ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर पहले नहीं हुआ करता था, होता पहले भी था, बस संज्ञान में नहीं आता था क्योंकि अल्ट्रासाउंड की विधि नहीं थी हमारे। जैसे न्यूटन के पैदा होने के पहले भी सेब जमीन पे ही गिरा करता था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तब भी था, बस वो सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ था, इतना ही अंतर था। तो ये फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड आने के पहले भी था। बाद में ये हो गया कि चूंकि अब किसी भी छोटी मोटी परेशानी के लिए आप कहें चाहे ना कहें, अगर उसके पेट में उदर में कहीं कोई समस्या है तो वो स्वतः ही एक अल्ट्रासाउंड करा के लेके चला आता है, और 100 में से 70 लोग 60 लोगों के लिवर में फैटी लिवर रिपोर्ट हो जाता है। तो क्या है ये फैटी लिवर, इसका मतलब क्या है, क्या इसकी कोई चिकित्सा है, क्यों हो जाता है ये, इन्हीं सब विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ी हैं प्रयागराज एमएलएन मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर अनुभा श्रीवास्तव जी। और एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि एक मुहावरा है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हमारे यहाँ भारत में हर व्यक्ति रायवीर है या राय बहादुर है। आप किसी विषय पर उससे बात कर लीजिए, वो राय देने में नहीं चुकेगा, लेकिन अपने ऊपर उसको लागू करना ये सबसे टेढ़ा काम होता है। अनुभा जी एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जो पहले करती हैं, फिर उसका उपदेश देती हैं। आप रेगुलर साइकिल चलाती हैं, संभवतः शायद 10 किलोमीटर रोज, अनुभा जी सर। और आप मैराथन रनर भी हैं। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सो नाइस टू सी यू। तो ये पहले अपने ऊपर उसको लगाती हैं और फिर लोगों को कहती हैं कि ऐसा करो। तो सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, बाद में जब हम लोग परिचर्चा करेंगे, इस टॉक के खत्म होने के बाद लोगों की जिज्ञासाएं शांत करेंगे तो और इस विषय को आगे इलाबोरेट करेंगे। मैं डॉक्टर अनुभा जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप अपना स्लाइड शेयर करें, अपना उद्बोधन दें, आप लोगों को जागरूक करें, बताएं क्या होता है फैटी लिवर, इसके बारे में आप हमें बताएं। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं सर का आभार प्रकट करना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के बीच में जुड़ी, और सभी लोगों को जो संडे मॉर्निंग जुड़े हुए हैं पढ़ एजुकेशन के लिए। सबसे बड़ी चीज है कि हम हिंदुओं में सरस्वती जी की बड़ी पूजा की जाती है, तो ज्ञान की देवी हैं और ज्ञान तो जरूर अर्जित करना चाहिए। और जैसे सर ने कहा, अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए, हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ते हम बहुत है, जानते हम बहुत है, पर कहीं ना कहीं उस ज्ञान को हम लागू नहीं कर पा रहे। छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो हम उस पे करते। बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो आती हैं कि नहीं कर पाते हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, पर अगर हम इन सबको फॉलो करें तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हम हेल्दी जरूर रह सकते हैं। जिसको शुगर है, जिसको फैटी लिवर है, नहीं है तो भी। तो मैं उस पे एक शुरू करना चाहूंगी। जी, तो अभी सबसे पहले जो बात हो रही है, हमको जो टॉपिक बताया गया है सर ने, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो जैसे सर ने कहा, आजकल बहुत कॉमन है, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, पेट में समस्या है, अपच है, फूल जाता है, डायबिटीज के मरीज हैं या नहीं भी नॉर्मल पेशेंट गए, उसमें हिपेटोमेगाली यानी कि थोड़ा लिवर में लिवर की साइज बढ़ी हुई है, या फैटी लिवर में सूजन है, ऐसी समस्या दिखाई देती है। ग्रेडिंग भी होती है, ग्रेड 1 है,
ठीक है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 भी कभी-कभी आ जाता है। तो ये सारे समूह को, और ये वो मरीज होते हैं जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं। हिस्टोरिकली जब हम अल्कोहल का जो ज्यादातर सेवन करते हैं, जो कि मापदंड से अधिक है, और रेगुलर करते हैं और सालों से करते हैं, तो वहां लिवर में फैट डिपॉजिट होता है और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है। पर ताज्जुब की बात वो है कि जो ये वाले पेशेंट है जहां अल्कोहल का सेवन नहीं होता है, उनमें भी ये समस्या देखने की मिल रही है कि फैटी लिवर डिजीज आ रही है। तो उसको हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। समय बदलता है और नामकरण भी होने लगता है। तो बहुत सारा देखा गया ये किससे होता है, इसकी ये खतरनाक है कि नहीं, क्योंकि ये समस्या तो पहले भी आती थी। भाई जिनका वजन ज्यादा है, जिनके कमर की नाप ज्यादा है, तो लिवर में भी थोड़ा फैट ज्यादा होता है। जैसे सारी जगह फैट है, सारे ऑर्गन्स फैट में कुशन्ड हैं, तो एक्सेस है, फैट में डिपॉजिट हो रहे हैं। पर बहुत सारा देखा गया कि ये खतरनाक की तरफ जा रहा है। तो अब उसको रिसेंटली चेंज कर दिया गया है नोमेनक्लेचर, और उसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज। यानी कि जो एक हमारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें डायबिटीज आती है, ब्लड प्रेशर आता है, मोटापा आता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या आती है, उन सब से जो एसोसिएटेड समूह है या बीमारी समूह है, वह उसको MSLD कहते हैं। और उस पे चिंता व्यक्त की जा सकती है कि ये इसको फॉलो करना चाहिए और इससे बचाव करना चाहिए। तो हम बेसिक्स पे आते हैं। यह नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल लिवर है, नॉर्मल लिवर है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, इसमें फैट्स, इसमें लिवर सेल्स हैं, जो कि अपना काम पाचन का करते हैं। पर जब, जैसे मैंने अभी कुछ कंडीशंस बताई, या मैं आगे बताऊंगी कि क्यों होता है, तो बहुत सारा फैट जमा हो जाता है। और सिर्फ फैट वहां जमा ही नहीं रहता, देखिए इसकी शक्ल भी बदल जाती है। फैट सेल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, वो सूजन भी कराता है, इन्फ्लेमेशन भी कराता है। तो NFLD क्या है? NFLD वह बीमारी है जिसमें फैट्स लिवर सेल में डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये कई सालों से होता रहता है। कई बार कई लोगों में ये सिर्फ फैटी लिवर लेके रह जाता है, जो कि स्थित है, रिवर्सिबल भी हो सकता है, बदलाव भी आ सकता है, इसमें ग्रेड 2 से ग्रेड 1 आ सकता है। अभी मैंने कहा इन्फ्लेमेशन भी हो रहा हो, तो उसमें जब वो इन्फ्लेमेशन होता है, तो एक वर्ड हम बोलते हैं, फैट तो वहां था ही था, पर वहां पे स्टीटोहेपेटाइटिस भी हो गई, यानी कि वो वहां सूजन भी होने लगी। तो ये दोनों टर्म अलग हैं। NFLD एक हल्की फुल्की सी बीमारी है जहां पे लिवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है, पर वो थोड़ी देर की ही स्टेज होती है। उस समय वो प्रोग्रेशन में नहीं रहता है। अगर हम ग्रेड 1 पेशेंट को पकड़ लें, या सिर्फ फैटी लिवर अर्ली स्टेजेस को पकड़ लें, जहां सिर्फ पेट में दर्द हो रहा होता है, या हल्की सूजन आ रही होती है, या लिवर बढ़ा होता है, तो वो हमारे लिए अच्छी स्टेज है। पर अगर हमको नहीं पता चला, या हमने उसको इग्नोर किया, तो वह एक प्रोग्रेसिव स्टेज में चली जाती है, जिसमें लिवर में सूजन होती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे स्कारिंग होने लगती है, घाव बनने लगता है, घाव आपस में जुड़ने लगते हैं, और फाइब्रोसिस होने लगती है। ये शरीर का नॉर्मल प्रोसेस ऑफ हीलिंग है। फाइब्रोसिस होएगी और लिवर छोटा होने लगेगा, श्रंक होने लगेगा, सिरोसिस की तरह। ये वही सिरोसिस है जो कि अल्कोहलिक में होता है, या क्रोनिक लिवर डिजीज जो हेपेटाइटिस में होता है। पर ये डिजीज है इसमें लिवर की कोई आंतरिक प्रॉब्लम नहीं रही है। इधर पे जो बाहरी समूह ऐसा रहा, फैट का जो फिल्ट्रेशन ऐसा हुआ कि लिवर एंड स्टेज लिवर डिजीज में परिवर्तित हो गया, और वो कैंसरस भी हो सकता है, कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी की तरफ भी जा सकता है। तो यह पिक्चर बखूबी बता रही है स्टेजेस ऑफ लिवर डैमेज। ये हमारा हेल्दी लिवर है, कुछ दिक्कत हुई या खान पान में हुई, हमने जाके देखा, तो हमें थोड़ा सा फैट एक्यूमुलेशन लिवर पे मिला, फैटी लिवर या हेपेटोमेगैली अर्ली ऑन डायग्नोसिस मिला, तो अब डायग्नोसिस हुई नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज की।
पर वहां पे वो कंट्रोल नहीं हुआ, हमने अपनी जीवन शैली में कोई चेंज नहीं किया, तो ये परिवर्तित होती है। ये फैट तो वहां था ही था, वहां सूजन आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, घसकारिंग होने लगती है, घाव बनने लगता है। तो ये आपस में इसमें बैंड्स बनने लगते हैं, वो जुड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारा जो लिवर है वो सॉफ्ट ऑर्गन से फर्म ऑर्गन टू हार्ड ऑर्गन बनने लगता है। स्कार लिवर सेल को रिप्लेस करते हैं और वो छोटे हो जाते हैं और सिरोसिस की तरफ जाने लगते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम है। अब हम ये जानना चाहेंगे ये होता क्यों है। आजकल सब देखिए जानकारी ही बचाव है, हमने यही बोला कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो हमें जब पता होगा कि भाई क्यों होता है। हर बीमारी के दो रूप होते हैं, एक होता है जो हम जीन्स कैरी करते हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस है। तो जो हमारी एशियन पॉपुलेशन है, जो हमारी साउथ ईस्ट एशियन है या हम इंडियन बोले, ये बड़े यूनिक होते हैं, हम बाकी अमेरिकन काउंटर पार्ट से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे हाइट छोटी होती है, हम शॉर्टर होते हैं, स्टाउटर यानी कि मोटापा भी रहता है, और समस्याएं जैसे कि मोटापा, समस्याएं जैसी पेट पे चर्बी चढ़ना। आप मेल और फीमेल में देखिए तो मेल्स में पेट निकलना काफी जैसे उम्र होती है वो समस्या होने लगती है। तो जो ये पेट निकलता है ये बहुत इनडायरेक्ट मार्कर है, बिना अल्ट्रासाउंड के भी कहा जा सकता है। अगर आपका कमर का मापदंड 80 सेंटीमीटर फीमेल और 90 सेंटीमीटर मेल से है, तो फैट का डिपोजिशन, फैटी लिवर होना संभावना ज्यादा है। तो विसरल ओबेसिटी होना बहुत कॉमन है। तो ये हमें, क्योंकि हमारी जीन्स पे इफेक्ट है, हम लोग हम लोग डायबिटीज जल्दी होने लगती है, जल्दी उम्र में होने लगती है, यंगर होने लगती है, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेके आती है। तो जीन से तो हम बच नहीं सकते, हम यहाँ से चले जाए अमेरिका तो भी हमें जीन से हम बचाव नहीं कर पाएंगे अपने आप को, वो जेनेटिक हमारे उसमें रहेगा। तो हम उसको तो नहीं बदल सकते, पर एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि मोटापा, कई बार दवाइयां, कई बार हमारा खान पान, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यह सारी बीमारियां अगर एसोसिएटेड होती हैं तो ये कारण बनते हैं। तो किसको फैटी लिवर हो सकता है। मैं तो पतला दुबला हूं, अभी तो नई परेशानी, अभी तुमने कहा वजन, देखिए सबसे पहले वजन लिखा है, वजन सबसे पहला है। पर अभी जो नई परेशानियां आ रही हैं कि लोग पतले दुबले भी हैं, लीन हैं, लेकिन उनमें भी, और यंग हैं, बच्चे हैं, 20 साल के हैं, उनमें भी फैटी लिवर डिजीज दिखाई दे रही है। तो यहाँ जीन्स का रोल है, और हम आगे बताएंगे कि कैसे उससे बचाव कर सकते हैं। तो वजन, मोटापा, ओबेसिटी यानी मोटापा वजन, चाहे हमारी टोटल वेट हो जो हम बीएमआई से नापते हैं, चाहे विसरल ओबेसिटी हो जो हम वेस्ट सरकमफ्रेंस से नापते हैं। ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर ब्लड प्रेशर किसी समय भी होना हाइपरटेंसिव कहलाता है। शुगर यानी डायबिटीज मेलिटस, जब हमारा शुगर खाली पेट 100 सवा 100 से ज्यादा हो, खाने के 2 घंटे बाद वाला हर हालत में 200 से ज्यादा हो, तो डायबिटीज तो हो ही जाती है। सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, जिस उसके 2 गुना ज्यादा जो कॉमन है प्री डायबिटीज, जहां शुगर सिर्फ 103, 104, 110 है या 160 है। शुगर हमारी बॉर्डर लाइन है जो हमारे ज्यादातर मरीज बोलना चाहते हैं। पर हाँ, प्री डायबिटीज में भी कॉम्प्लिकेशंस उसी गति से होते हैं, उसी समस्याओं को लेके होते हैं। तो हमें सिर्फ डायबिटीज से नहीं डरना, हमें प्री डायबिटीज को भी ध्यान रखना है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, स्पेसिफिकली हमने बताया कोलेस्ट्रॉल, पर कोलेस्ट्रॉल में भी एक स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। वह उसका ज्यादा होना, वो 500 हो जाना, यह भी लेवल हाई हो जाने से फैटी लिवर एसोसिएशन होने लगता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है, पेनक्रेटाइटिस होने की संभावना हो जाती है। हार्ट डिजीज के मरीज, क्योंकि ये सारी ऊपर की समस्या कॉमन है और वो हार्ट डिजीज में लेने लगती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी नई विदेशी सब बीमारियां देखी ना, ये सब बड़ी फिरंगी जैसी बीमारियां सुनाई दे रही, पहले तो कभी होती नहीं थी। आदमी बहुत मेहनत करता था, सही चीज खाता था जो नेचर में था, सूर्योदय पे उठता था, सूर्यास्त में सो जाता था, तो उसको ये कोई बीमारी ही नहीं होती थी। अब सब बातें यही करते हैं, पहले जमाने में बहुत अच्छा था। पर हमने बदला है ना, रात में 3-3, 4-4 बजे जगते हैं, रात में बैठ के खाना बनाते हैं, उल्टा दिनचर्या हमारी हो गई है।
तो क्या होता है, हमारा वजन बहुत ज्यादा है और सोते समय हमें खर्राटे आते हैं, हमारी जीभ पीछे चली जाती है और हम स्नोरिंग बहुत करते हैं। ये हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है, जो हमारा स्पाउस है वो बताते हैं कि भाई आप बहुत खर्राटे लेते हैं। तो ये भी समस्या है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारे ऊपर के जो नंबर्स हैं ये सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बता रहे हैं। एसोसिएटेड थायराइड डिसफंक्शन भी होता है, उन मरीजों में थायराइड की समस्या भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यह एक समस्या है जो कि हमारी लड़कियों में, यंग लड़कियों में देखी जाती है कि जो अंडाशय हैं, ओवरी हैं, उसमें सिस्ट होने लगते हैं और हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना। अभी बहुत न्यूज़पेपर में एक काफी कि एक बच्ची थी जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको बहुत लोगों ने सोशली स्टिग्माइज किया था कि उनके हेयर ग्रोथ बहुत है चेहरे पे। तो ये एक बीमारी है, थोड़ा सा जेनेटिक, थोड़ा सा ये वेट, ओवर वेट होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि हमारे डायबिटीज का कोर कारण है, वो बैकग्राउंड होना, और इसमें ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है ये मेल हार्मोन में कन्वर्ट होने लगता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो ठीक नहीं किया जा सकता है या जिसका इलाज नहीं हो। तो ये भी समस्या बहुत कॉमन है और सिर्फ वजन वाले ही मरीजों में नहीं, बच्चों में नहीं होती, लड़कियों में नहीं होती, अपितु अब तो जिनकी दिनचर्या खराब है, भले ही आज उनको वेट नहीं है, जेनेटिक मेकअप है, तो उनको सावधान रहना चाहिए। और यह फैटी लिवर जो एनएफएलडी है, ये जैसे मैंने अभी कई बार वर्ड यूज किया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो मैंने गिनाए जिनके पैरामीटर्स रहते हैं, उसके साथ बहुत एसोसिएटेड रहता है। ब्लड प्रेशर के मरीज, शुगर के मरीज, और यह आगे चल के सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए हम आज इसकी बात कर रहे हैं और हम आलोक सर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने आज इस मंच पे एक ऐसी बीमारी की बात की है जो कि बहुत कॉमन हो गई है और जिसकी अभी चर्चा हमारे डॉक्टर्स फोरम पे तो होती है पर मरीज फोरम पे कम होती है। तो अब हमने बात की कि भाई क्या होता है और क्यों होता है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो जैसे भी हमने सारी मेटाबॉलिक डिजीज को बताया कि लक्षण नहीं होते हैं, हो सकता है पेट में थोड़ा बहुत दर्द हो, जहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ना राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जहाँ हमारा लिवर होता है वहां दर्द हो, या पेट ज्यादा फूलता हो, गैस थोड़ी सी बनती हो, अपच रहता, ये तो नॉर्मल पेट की समस्या हो सकती है। खाना कल ज्यादा गड़बड़ खा लिया, बाहर का खा लिया या गरिष्ठ खा लिया, एक्सेसिव खा लिया, तो हमें समस्या हो गई। पर सबसे पहले ये जानिए, कई बार कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, सिर्फ आप अल्ट्रासाउंड किसी और कारण से जाते हैं या कई बार आजकल रूटीन चेकअप में भी जाते हैं, तो हमें ये समस्या फैटी लिवर अर्ली स्टेजेस हमें मिल सकते हैं। तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। और हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे, जो हमारे डायबिटीज सबसे कॉमन लक्षण है कि कोई लक्षण नहीं होते, भूख ज्यादा लगना, पेशाब ज्यादा होना, कमजोरी होना, घाव न भरना, ये सब मरीजों में नहीं देखने मिलता। ज्यादातर लोग तो जांच कराने किसी और बीमारी के लिए गए हैं या आंख खुलवाने गए हैं या कोई भी सर्जरी के लिए गए, तो वहां पता चलता है। ब्लड प्रेशर जब तक नापेंगे नहीं पता ही नहीं चलेगा, जब तक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो जाए या सडन रेज ना हो 180 110, तब तक सर में दर्द होता ही नहीं है। तो ये हमारे यहाँ कहते हैं कि माँ, मैं भी मदर हूँ भाई, कि जब तक हमारा बच्चा 2 से 4 रोटी ना खा ले माँ को सुकून नहीं आता। तो भाई हम उस देश में रहते हैं जहाँ जब तक तंदुरुस्त ना रहे बच्चा तो माँ भी खुश नहीं रहती है। और ये कहा जाता है अच्छे घर के हैं तो खाते पीते घर के दिखने भी चाहिए, पर समय बदल रहा है और समस्याएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो हमें भी अपने आप को बदलाव लाना चाहिए। अभी हमने शुरुआत में एक वर्ड यूज किया था, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब वो फैटी लिवर वाली डिजीज से हमने क्रॉस कर लिया। पेशेंट लोगों को समस्या हुई, दवा लिया, दवा नहीं भी लिया, कोई खान पान पे बदलाव नहीं आया, कोई एक्सरसाइज में बदलाव नहीं आया, तो उन मरीजों में नैश और सिरोसिस के होने की संभावना काफी हो जाती है। तो थकान होना, मतली आना, सूजन पेट पे हो जाना। तो जब एक बार नैश ये क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस या एंड स्टेज लीवर में कन्वर्ट जाता है, तो उसके सिम्टम वैसे ही सिरोसिस के होते हैं जो हमारे लिवर की बीमारी से होते हैं। पानी भर जाना जिसे हम असाइटिस कहते हैं,
लिवर का डिरेंजमेंट हो जाना, जब लिवर आपके लिवर फंक्शन डिरेंज होते हैं तो आंखों में भी पीलिया आ सकता है, मतली और उल्टी थकान हो सकती है। जब दिमाग में जो हमारा बिलिरुबिन बढ़ने लगता है तो उससे नींद की गड़बड़ी होने लगती है, दिन में जागते हैं, सोते हैं, रात में जागते हैं, कंपन भी होने लगती है, समय का कुछ पता नहीं रहता, पहचान में भी दिक्कत होती है, कंफ्यूजन होता है, भूख नहीं लगती है। जैसे कि जो ये आप देखते हैं ना कि कई बार लाल लाल पड़ जा रहा है, चकत्ते पड़ जा रहे हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, ब्रूजिंग होने लगती है, पैरों में शरीर में सूजन लग सकती है, वजन भी गिरने लग सकता है। भाई हम तो पहले वजन थे, अब एकाएक वजन गिरने लगा, भाई ये समस्या देखिए ना, शुगर भी हो सकती है, भाई ये वाली समस्या भी लिवर डिजीज पे जा रहे हैं। जॉन्डिस हमने अभी आपके बताया, कभी कभी खून की उल्टी या लैट्रिन में काली टट्टी भी हो सकती है। तो ये सारे तो देखिए अलार्मिंग साइन है एंड स्टेज लीवर की तरफ प्रोग्रेस करने के। तो जैसे कि अभी बताया था, सारे सिम्टम्स और साइंस एसिम्टोमेटिक होते, कोई भी लक्षण अर्ली शुरुआत में फैटी लिवर डिजीज के नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड में लिवर की साइज बढ़ी आएगी, पेट में दर्द होगा, थकान होगी, खुजली हो सकती है या कमजोरी महसूस हो सकती है। हमें जो एज अ डॉक्टर समझना है कि अगर लिवर फैट हमें दिख रहा है तो सबसे पहले हमें पूछना है कि आप शराब का सेवन कितना करते हैं। देखिए बहुत ही कम होंगे कि बिल्कुल नहीं करते, पर एक्सेसिव अल्कोहल, अगर अल्कोहल का सेवन 2 ड्रिंक से ज्यादा आदमियों में और 1 ड्रिंक से ज्यादा महिलाओं में नहीं है फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, तब हम उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लेबल करते हैं। 1 या 2 ड्रिंक से फैटी लिवर नहीं लेबल होता, अल्कोहलिक फैटी लिवर नहीं लेबल होता। जांचें कराई जाती हैं, जब ऐसी समस्या होती है, पेट में दर्द होता है, तो जो हमारे लिवर फंक्शन है वो कराते हैं, जिसमें एसजीओटी, एसजीपीटी, सीरम एल्बुमिन हमको हेल्प करते हैं। प्लेटलेट काउंट, क्योंकि ये सारे चीजें हमारे लिवर में बनती हैं तो इनके सिंथेसिस में भी कमी आती है। अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, जिसमें हम सिर्फ स्कैन से ही बता सकते हैं कि उसमें फैटी लिवर आ रहा है, ग्रेडिंग आ रही है, या हम लेटर स्टेजेस पे सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज पे पहुंच गए हैं। आजकल नई जांच एक आ गई है जो कि अल्ट्रासाउंड जैसी मशीन ही होती है, ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी या फाइब्रो स्कैन करके देखते हैं, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में तो सिर्फ फैट पता चलता है, पर उन जैसे सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में फैट के अलावा सीटो हेपेटाइटिस भी हो रही होती है, तो फाइब्रोसिस भी देखने मिलती है, और उससे हम सजग हो जाते हैं कि यह मरीज हमारा सिरोसिस की तरफ जा रहा है। सीटी एमआरआई भी हमें यही हेल्प करते हैं, और कंफर्म करने के लिए तो लिवर बायोप्सी होती ही है। यह तो जांच ही है जो करानी, पर हमारे फिजिशियंस जो रहते हैं, जब आप पेशेंट के पास जाते हैं तो बहुत हल्के हल्के स्कोर्स भी आते हैं। एक 5-4 स्कोर होता है, जिसमें हम जो हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट है, जिसमें हम एसजीओटी, एसजीपीटी, मरीज की उम्र और प्लेटलेट काउंट से एक स्कोर निकाल सकते हैं और असेस कर सकते हैं कि इनकी संभावना कितनी ज्यादा है, ये पेशेंट नैश में या सीएलडी में परिवर्तित हो सकते हैं। बहुत सारे बायोमार्कर्स भी आ गए हैं जो रूटीनली अभी नहीं यूज होते हैं, पर रिसर्च वर्क पे हैं, जैसे साइटोकिराटिन है, ये डिपॉजिट होता है, तो इसको हम अगर मेजर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लिवर में ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि जो डिपॉजिट हो रहा है वो फैट है, वो कोलेजन है, वो केराटिन है। तो कई प्रोकोलाजन होते हैं, अमीनो एंड टर्मिनस, वो भी हम नाप सकते हैं। अभी ये हम लोग रूटीनली नहीं कर रहे हैं, पर इससे भी हमें असेसमेंट मिल सकता है। अब क्यों होता है, किसको हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए, तो हमको पता चल गया, हमने स्कैन कर लिया, इलाज कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज, ये मान लीजिए ये समस्या अगर होगी तो वजन कम करना, परहेज करना और एक्सरसाइज करने के अलावा इलाज कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूँ, वजन हम अगर करते हैं कम, हम अपना कमर का मापदंड कम करते हैं, तो हम अर्ली स्टेजेस में हम लिवर पे जो सूजन हो रही है, फैट डिपोजिशन, उसको कम कर सकते हैं और वहां रिवर्स कर सकते हैं। खान पान में हम अगर डाइट में चेंज करें कि सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में अपनी ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा कम करें, फैट की मात्रा थोड़ा कम करें, प्रोटीन बढ़ा दें और शुगरी चीजों को अवॉइड करें, और सब्जी और सलाद, फाइबर की मात्रा बताएं, तो हम इससे अपने खान पान से भी हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं।
दवाइयों में कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि FDA अप्रूव्ड हो, पर फिर भी जो आपके डॉक्टर्स लिखते हैं, एक विटामिन ई है, कुछ स्टडीज में, जैसे तो हम तो रिसर्च की बात करते हैं, तो वो उसमें इफेक्टिव बताया गया है। पर डोजेस काफी हाई होती हैं और वो कई बार टॉलरेट होने में दिक्कत होती है। एक शुगर की दवा आती है जिसे हम पायोग्लिटाजोन बोलते हैं, उसे भी बोला गया है वो इफेक्टिव है। कुछ नई शुगर की दवाइयां हैं, SGLT2 हैं, या GLP-1 एनालॉग है, सेमाग्लूटाइड है, उसको भी NFLD में काफी इफेक्टिव माना गया, पर इंजेक्टेबल सीमाग्लूटाइड जो अप्रूव्ड है FDA से, वो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। ओरल वाली को अभी अप्रूवल नहीं मिला है। तो मोटे मोटे तौर पे हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं करने को। एक नई इंडियन मॉलिक्यूल है जिसे हम लिपाग्लिन कहते हैं, वो भी अभी साराग्लिटाजार, वो भी कहते हैं कि इफेक्टिव होती है, पर कोई भी डेफिनेटिव मेडिसिन नहीं है कि इसको देने से प्रोग्रेशन रुक जाएगा या सिरोसिस रिवर्स हो जाएगी। हम अर्ली स्टेजेस में अगर पकड़ सकते हैं, कई बार बेरियाट्रिक सर्जरी जो कि हम ओबेसिटी के लिए कराते हैं, उससे हम इसको कुछ समय तक होल्ड कर सकते हैं। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो कि आजकल नए सिरे से आ रहा है, वो भी इफेक्टिव होता है। तो जितना आसान है कहना, उतना अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी अभी हमारे कंट्री में एक इश्यू है। तो लास्ट स्लाइड जो हमारी है, हम यही बताना चाहेंगे। देखिए, फैटी लिवर में पकड़ ले मरीज को तो बहुत अच्छा है, जहां सिर्फ फैट डिपोजिशन है, जो एक रिवर्सिबल कंडीशन है, जिसमें अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए हैं, और अगर हम 3 से 5% वजन कम कर लें तो शायद हम इसको ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। हम लोग को रिवर्सिबल और रिमिशन सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर जितना सुनना अच्छा लगता है उतना ही कठिन उसको अचीव करना है। तो आप अपने डॉक्टर की सहायता, डाइटिशियन की सहायता से, एक होलिस्टिक केयर से हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। जब स्थिति नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस के पास पहुंच जाती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और प्रोग्रेशन होने लगता है, और ये फाइब्रोसिस के लिए परिवर्तित होती है, और कॉम्प्लिकेशन जैसे सिरोसिस, कैंसर और लिवर फेलियर रिपीटेड प्रोसेस हो जाता है। अगर हम शुरुआत की स्टेज में अगर कोशिश करें कि 7 से 10% बॉडी वेट कम कर लें, तो हो सकता है हम कुछ कम कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि कोई खास इलाज नहीं है हमारे पास इसका, सिर्फ जानकारी ही बचाव है। हम अपने लिवर को ऐसा ही रखें और इसको फैट होने से बचाएं। सिर्फ लिवर ही क्यों, शरीर के सब अंगों को फैट होने से बचाएं। चाहे कहीं भी फैट हो, वो हानिकारक करेगा ही करेगा। तो इलाज बस अभी से, जैसे मैंने बताया, एक थाली आती है, उसकी आधी प्लेट, चाहे सुबह ब्रेकफास्ट करें, चाहे लंच करें, चाहे डिनर करें, आधी प्लेट को सब्जी सलाद से भरें, 2/3 को प्रोटीन लें। हमारी इंडियन प्रोटीन भी है भाई, पनीर है, सोयाबीन है, चना, राजमा, लोबिया है, दाल है, इन सबका सेवन आप बखूबी कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस कैन हैव लीन मीट, मतलब मटन नहीं खाना है, चिकन, फिश और एग वाइट ले सकते हैं। और 1/4, सब 1/4 अपनी जो कार्बोहाइड्रेट है, इन सब में भी कार्बोहाइड्रेट है, पर ब्रेड है, पूड़ी है, पराठा है, रोटी है, हर चीज को कम खाएं। देखिए, डायबिटीज के या ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम के मरीज को मना कर देंगे, तो जिस चीज को मना करेंगे आदमी उतना ही वो उसके लिए मन लालच करेगा। हर चीज खाएं, जीभ के लिए खाएं, पेट भर के ना खाएं, और फिर रेगुलर व्यायाम करें। साइकिलिंग सर ने बताई, गोल्फिंग बताई, टेनिस बताया, खेल बताया, योगा बताया। आप चलना, वॉकिंग कर लीजिए, जो आप करते हैं उसको नियमित रूप से करें। हम खाना रोज खाते हैं, तो हम व्यायाम रोज क्यों नहीं करते हैं? हाँ, हम हमारे पास सिर्फ वही समय ही नहीं है भाई। अपने लिए आज समय निकालेंगे तो शायद कल के लिए समय मिलेगा। और ये एक्सरसाइज तो, हम तो सबको ये कहते हैं, एक्सरसाइज कीजिए तो बुढ़ापा भी पीछे छोड़ देगा, ना फ्रैलिटी होगी, ना सार्कोपीनिया होगा। बस इतनी ही सबसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभा जी। जी एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज कम हो जाएगा, ठीक है? जी बिल्कुल। एक्सरसाइज कम करना है तो एक्सरसाइज करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ ओवरसीज से, दुबई से हमारे मित्र, हमारे बैचमेट डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। जी जी तो मैं पहले नमस्कार। उनको आमंत्रित करूंगा कि वो बड़ी सारगर्भित बातें ये अपने अनुभव से बताते हैं, कुछ जोड़ें इसमें, चर्चा को आगे गुड बढ़ाएं।
Good morning, very early good morning. It is early morning Yeah. here. जी So नहीं, वैसे तो जैसे ये वाला टॉपिक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, एंड जी एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जी तो रूटीन जब भी टेस्ट करते हैं तो 2-3 टेस्ट हम लोग हमेशा करते हैं। पहला तो जब लिवर फंक्शन करते हैं, एंड जब भी एसटीएलटी उनका हाई मिलता है, it clicks our mind, is he going to the fatty liver, NAFLD or MAFLD? So immediately उसका फिर फाइब्रो स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड लिवर करते हैं। It's a routine here, and since here entire population is covered by insurance, so patient does not need to pay a single penny. It is fully covered, insurance covered population है यहाँ। तो उसमें फिर उनका जैसी थोड़ा भी डाउट होता है कि ये तो ही इज गोइंग टूवर्ड्स अल्कोहल इनटेक रिलेटिवली मच लेस हियर, मच लेस। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ इतना नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना बंद भी नहीं है, लोग लेते हैं, बट कंपैरेटिवली काफी कम है, स्पेशली इन लोकल पॉपुलेशन। सेकेंड स्टेप पे इमीडिएटली उनका वेट रिडक्शन का होता है, एंड बिकॉज ऑफ मोन्जारो एंड ओजेम्पिक इज फ्रीली अवेलेबल, is left and right use here. Most of the time it is out of stock because all been consumed from the pharmacy. So majority patients now is on Monjaro, Mounjaro and Ozempic. and they are using it, reducing 20 to 30 kg within 4 to 6 months. Yes, At sir, least 20 of my बिल्कुल। patient is on it. And the only, I always do ultrasound thyroid for nodule because of the risk of black box warning of जी जी बिल्कुल pituitary thyroid carcinoma, तो वो जरूर करते हैं। जी बिल्कुल। Second thing, if जरा भी pre diabetic होता है, then we put them SGLT2 और pioglitazone metformin combination, वो मिलता है यहाँ। तो we will put them and try to instruct them very clearly to control your 3 factors. Keep your triglyceride as low as it is they can do, keep their pre-diabetic as low as they can do, and keep your weight as low as they can do. Majority of them, they reduce it. And now they are aware of it, that if they will not do, तो वो आगे जाके problem उनको करेगा। और चूंकि now it has been related, definitely coronary artery disease, incidence of coronary artery disease also is increasing because of associated metabolic problem. So now as a cardiologist we are very aggressive on it. Yes sir, it is very much need of the hour. अब हमारे साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट और जुड़े हुए हैं, डॉक्टर गौरव नारायण गुप्ता जी। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अनम्यूट करके अपने आप को कैमरा ऑन करें और कुछ अपने अनुभव, कुछ अपने ज्ञान चक्षु से जो हमको अब तक प्राप्त हुआ है वो हम लोगों को दें। गौरव जी, आर यू देयर? हाँ गौरव, सॉरी सर, मैं ड्राइव कर रहा हूं, आई वोंट बी एबल टू जॉइन एक्टिवली राइट नाउ। अच्छा चलो, अरे कहीं साइड में लगा के 2 मिनट बात कर लो। मैगी पका लो थोड़ा सा। अच्छा चलिए, ही इज ड्राइविंग नाउ। तो बंधुओं, आपने पूरी चर्चा सुनी। मैं इसमें कुछ बहुत छोटी छोटी बातें जोड़ना चाहूंगा। जैसा कि अनुभव जी ने बताया कि इसका कोई ठोस इलाज नहीं है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक 100 किलो का व्यक्ति जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आता है कि मुझे फैटी लिवर निकल गया है। वो 30 किलो ओवरवेट है, उसकी तोंद अच्छी खासी बाहर निकली हुई है, इसके लिए वो आपके पास कंसल्ट करने नहीं आता। उसके लिए वो चिंतित भी नहीं है, कभी उसको चिंता ही नहीं हुई कि मैं 30 किलो ओवरवेट हूं और मेरा तोंद निकला हुआ है, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन लिवर में फैट आ गया तो सारा हड़कंप मच गया कि साहब ये लिवर में फैट कहां से चला, तोंद में कहां से फैट आया, इसकी कोई बात नहीं करना है। अरे भाई, जब तोंद में फैट इकट्ठा हुआ तो वही फैट निकल करके लिवर तक भी गया। ऐसा तो संभव नहीं कि आपकी तोंद में अच्छा खासा फैट इकट्ठा हो और लिवर में, मसल्स में, पैंक्रियाज में ना पहुंचे। तो ये एम्फेसाइज करना बहुत जरूरी है कि ये आपको सबसे पहले अपना वजन कम करना है। वजन कम करना ही इलाज है। आप किसी भी तरीके से अगर अपने लाइफ स्टाइल से, डाइट से कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
नहीं कर पाते हैं, अगर 3-4-6 महीने के बाद अपेक्षित रिस्पांस नहीं मिलता है, तो फिर हम कुछ दवाओं का भी उपयोग करते हैं, सहारा लेते हैं। लेकिन सबसे पहले तो व्यक्ति को स्वयं के अपने व्यवहार में, अपने खान पान में परिवर्तन करना होगा। तो फैटी लिवर सिर्फ एक आई कार्ड है आपका। किस बात का आई कार्ड है, परिचय पत्र है कि आप जितना खाना चाहिए उससे ज्यादा खाते हो। बस एक लाइन में है ये कुल निचोड़ कि आप अपना परिचय पत्र लेके घूम रहे हैं कि आप खाऊ हो, आप ज्यादा खाते हो, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक खाते हो, ठूस ठूस के खाते हो, इसलिए आपको फैटी लिवर हुआ, इसलिए आप फैटी हो गए। तो सबसे पहले इस अपनी आदत पे लगाम लगाएं, कंट्रोल करें, ऊर्जा व्यय करें, एक्सरसाइज करें, तो फैटी लिवर पे आपके असर पड़ेगा। दवाएं जो भी डॉक्टर अनुभा जी ने बताई, उनका बेसिक सिर्फ एम इतना है कि जो अंदर सूजन होने की स्थिति पैदा हो रही है, नॉर्मल किसी लिवर के अंदर उसका जो वेट है लिवर का, उससे 10% से अधिक फैट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिवर में फैट होता ही नहीं है, फैट तो रहेगा ही, लेकिन 10% से अधिक वेट फैट का नहीं होना चाहिए। उससे अधिक जब होगा तो हम फैटी लिवर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आपको संज्ञान में आ गया कि आपको फैटी लिवर है, तो ये आगे चल कर जब फैट की मात्रा बढ़ेगी तो वो सिर्फ वहां जमा नहीं रहेगा, वो लिवर के कोशिकाओं में सूजन भी पैदा करेगा, उनके कार्य करने में बाधा भी उत्पन्न करेगा, और वो कोशिकाएं समय से पहले मृत होने लगेंगी। जब कोशिकाएं मरने लगेंगी तो नई कोशिकाओं के बनाने की प्रक्रिया चालू होगी। उस बीच में नए नए तंतु भी बनेंगे। ये जो तंतु बनेंगे ये लिवर के आर्किटेक्चर को, उसके आकार को गड़बड़ कर देंगे, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं चिकित्सीय भाषा में, और उससे फिर आपको जॉन्डिस होने लगेगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके फैटी लिवर का मतलब आप अपने खाने को कम करें, कंट्रोल करें, टारगेट रखें कि आज जो आपका वजन है 3 महीने में उसका 10% घटाने की चेष्टा करें। 3 महीने के बाद फिर आगे आप 10% का टारगेट लेके चलें। एक जगह जाके रुक नहीं जाए जब तक कि आपको आपका आइडियल वेट मिल नहीं जाता। और बाकी अगर कुछ और अड़चने आ रही हैं, प्री डायबिटीज भी आपको हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए कुछ समय के लिए आपको औषधि भी दी जाएगी, वो आपका चिकित्सक तय करेगा। तो अब अगर आप जितने लोग जुड़े हैं उनकी अगर मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, आप उसे सामने रखें, हम उस पर चर्चा करेंगे। पाठक जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर, मैडम ने, डॉक्टर बहुत अच्छा तरह से समझा दिया, बहुत अच्छी तरह से समझाया। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी। थोड़ा सा मुझे जानना चाहते हैं? थोड़ा सा अगर देखिए, मैडम, अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज उसको हम कहते हैं जब एक मानक है अल्कोहल का। अनुभा जी, आप बताना चाहेंगे? आप पहले बताइए, आप हमारी चीफ। अरे नहीं सर, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। बताइए बताइए। नहीं मैडम, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन थोड़ा सा चूंकि मैं यूज करता हूँ इसलिए एक क्यूरियोसिटी होती है जानने का। जी, किस चीज का, एक बार फिर से बताइए, पूछिए। ये अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कब हो जाता है, ये अच्छा। अभी सर ने ही बताया कि जिधर भी पॉपुलेशन में अल्कोहल सेवन है, और अल्कोहलिक फैटी लिवर तो हमेशा से नोन है, जिनकी जो मेल्स में, अगर आदमियों में एक ड्रिंक, वो हम कुछ 30 ml या कुछ 60 ml बोलते हैं, तो अगर मेल्स में जो पेग होते हैं, 1 से 2 पेग ज्यादा, 2 पेग से ज्यादा अगर मेल्स लेते हैं, अब कम्युनिटी में सब चेंज है, फीमेल्स के लिए भी इसीलिए मापदंड है, फीमेल्स में अगर 1 पेग से ज्यादा लेते हैं और ये कई समय से ले रहे हैं, 10 साल मान लीजिए, तो इनमें स्वाभाविक रूप में अल्कोहल की भी एक ड्रग है, वो जाके फैट डिपॉजिट करता है लिवर में, तो वो स्टार्टिंग स्टेज में, अर्ली स्टेज में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज करके आता है। और ये मान के चलिए, ये शुरुआत के दौरों में ये फैटी लिवर रहता है और ये रिवर्सिबल रहता है। अगर मरीज इस ड्रिंक को बंद कर दे, शराब पीना बंद कर दे, तो इसे वापस रिवर्शन में लाया जा सकता है, नॉर्मल लिवर हो सकता है। अगर अल्कोहल का अमाउंट इससे ज्यादा लगातार रोज कंटिन्यू रहेगा, तो ये फैटी लिवर से ये स्टीटोहेपेटाइटिस में जाता है, क्रॉनिक लिवर डिजीज में जाता है और सिरोसिस में परिवर्तित होता है। तो अल्कोहल का कंजम्पशन और उसका अमाउंट, उसका ड्यूरेशन, ये दोनों बहुत होना चाहिए, तब उसको हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहते हैं। कई बार लोग लेते हैं, हम सोशल ड्रिंकिंग करते हैं, उसको भी स्पेसिफाई करना चाहिए, भाई आप रोज लेते हैं क्या, कभी कभी लेते हैं, और कितना लेते हैं, और कौन सा वेरिएंट लेते हैं।
तो अमाउंट ऑफ अल्कोहल उसमें कितना है वो डिटरमाइन करता है। और यहाँ पे काफी पॉपुलेशन है जो कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में आती है। जब हम उनको रूल आउट करते हैं, ये तो जैसे सर ने कहा इट इज अ बर्निंग इश्यू, तो उसका कारण ये है कि अभी एज अ डायबिटीज स्पेशलिस्ट आई एम गेटिंग माय पेशेंट्स एज अ CLD नाउ, कोई सिम्टम नहीं है, पर ये ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज लेके कि सिर्फ डायबिटीज थी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम था या वजन था। तो अल्कोहलिक वालों को तो पता है हम कहाँ जा रहे हैं, उनको घर वाले भी समझाते हैं, उनको सब समझाते हैं कि भाई शराब छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए। तो वो तो ग्रुप है ही जो वल्नरेबल है और वो करना है, वो सालों से पता है, और मुश्किल से 1-2 छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो जब तक मरीज नहीं चाहेगा कोई छुड़ा नहीं सकता। बहुत दवाइयां हैं, बहुत है, फिर वो एक पौआ तो उसको अस्पताल के बिस्तर पे मिल जाता है। तो अल्कोहलिक जब पेशेंट जब वो खुद नहीं छोड़ना चाहेगा, हम लोग आप कुछ नहीं कर सकते, वो धीरे 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 प्रोग्रेस करेगा। पर क्योंकि परिचर्चा आज इस पे हो रही है कि ये तो भाई मरीज तो बेचारा सात्विक इंसान है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, बस दिनचर्या गड़बड़ है, तो अब ये समस्या बहुत परेशानी की है और हमें इस पे ध्यान रखना। बाकी सर इस पे आपको लाइट एक उर्दू का शब्द होता है मेजन। मेजन मतलब एक दायरे के अंदर तराजू। तो अगर आप जब तराजू का पड़ला भारी कर देते हैं किसी भी एक तरफ, वो नुकसानदेह हो जाता है। तो आप अल्कोहल नहीं पी लेते हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन ही करते हैं, आप अपने ऊर्जा व्यय के अनुपात में उससे कहीं ज्यादा भोजन कर रहे हैं, तो बची ऊर्जा फैट में कन्वर्ट होकर के बॉडी में इकट्ठा हो जाएगी। पहले तो निकलेगा, उसके बाद फिर वो लिवर में जाएगा, फिर फैटी लिवर होगा, फिर सिरोसिस भी हो जाएगा। तो सिर्फ अल्कोहल ही उसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन हाँ, अल्कोहल बहुत प्रबल कारक है फैटी लिवर करने। वो भी अगर एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अगर आप रेगुलर लेते हैं, तो एक निश्चित मात्रा के अंदर रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि वो उस निश्चित मात्रा में लोगों को मजा नहीं आता। और मैंने तो ऐसे मैं एक आध बारात में गया हूँ जहां अल्कोहल वाज टोटली प्रोहिबिटेड, लेकिन कुछ बाराती बिना अल्कोहल के उनका बारात ही नहीं होता। तो मैंने देखा वो कहीं भी बारात चली जाए, किसी इलाके में चली जाए, वो बंदा सबसे पहले ठेका कहाँ है ये पता कर लेता है। पता नहीं कैसे पता कर लेता है, वो अपना जुगाड़ कर लेता है। तो ऐसे लोग हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। एक चीज इसमें जस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि इनका बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अल्कोहल तो वार्निंग सिग्नल, एक तो यही है अमाउंट जो बताया है अभी, तो उसको फॉलो करना है। लेकिन जब व्हेन ही गोज टू ए क्लिनिशियन, he should check his gamma GT and liver function. The moment gamma GT is going up and ALT is going up, that's a warning signal. Alcoholic. That your alcohol is crossing your limit. अब आप शराब नहीं पी रहे, शराब आपको पी रही। जी बिल्कुल। कोई और प्रश्न? प्रवीण चावला जी आप जुड़े हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? तो फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे, 10 बज रहा है, डॉक्टर साहब को भी जाना होगा हॉस्पिटल। Anybody wants to add anything more or wants to ask something more? चलिए, तो फिर विनय जी आप जुड़े हुए हैं तो अनम्यूट कर लीजिए। और विनय जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, और धन्यवाद ज्ञापन करिए आप। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल जा रही है। नहीं डॉक्टर साहब, आज की स्पीकर जो है डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव जी ने जो दिया, बहुत ही सुंदर रूप में बहुत मतलब जानकारी उपलब्ध कराई, जो कि हम लोगों को बहुत दिन से इसकी इच्छा थी जब फैटी लीवर के बारे में जानने के। और एक चीज तो डॉक्टर साहब, आपके क्लिनिक पर जाने पर एक ही चीज हमने देखा, पूछने पर फैटी लीवर, तो आप यही कहते हैं, समझाते हैं कि फैटी लीवर माने फैट, आपके ऊपर फैट है तो आपको फैटी लीवर है। हमेशा हमने देखा, कई बार मरीज आते हैं रिपोर्ट लेके, तो हमेशा कई बार मैंने देखा तो पूछने पर यही जवाब देते हैं, फैट कम करिए, फैटी लीवर कम हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, और इतना ये बहुत दिनों से हम लोगों की एक डिमांड रही कि ये इस पे टॉपिक पे बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया, और इससे हम लोगों ने लाभान्वित हम लोग हुए, सब लोग हुए। और उम्मीद करते हैं कि हम लोग, जैसा मैडम ने एक तरह से दिशा निर्देश तो कहिए उनका जरा जारी किया, और दिशा निर्देश ही है,
हम लोग अगर पालन करेंगे तो फैटी लीवर से काफी राहत मिल सकती है। थैंक यू डॉक्टर। तो स्पीकर मित्रों और इसी के आप साथ सबको फिर हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगले महीने पहले शनि इतवार को पुनः किसी एक नए विषय के साथ आपके साथ हम लोग जुड़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।